हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पेक्ट विजन फिजिक्स क्लासेस। आज से हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू करेंगे और ये आपका जो है पहला लेक्चर है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। सारे लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। पहले के जितने रिकॉर्डेड लेक्चर थे आप लोगों के पास पहुंच गए होंगे और उससे आप लोगों ने सारा प्रिपरेशन कर लिया होगा। इन सब लेक्चर्स में हम जो है 6-7 लेक्चर लेंगे और जिनमें आपको केवल एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो सारा डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा, डेरिवेशन में बहुत सारे पार्ट्स आपके लिए डेरिवेशन किया हुआ है, लेकिन हाँ ये पीपीटी और ये जितना जो है लेक्चर है उसको आप जरूर आराम से कर लीजिएगा बैठ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम इनर्शिया के बारे में और जो है कोरियोलिस फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर जो है वेव्स एंड ऑसिलेशन को कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, तो चलिए पहला स्लाइड। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि इनर्शिया आपके कोर्स में बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम्स है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स से पहले हमको इनर्शियल फ्रेम्स जानना होता है। तो इनर्शियल फ्रेम्स कौन से होते हैं ये हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जिनमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ एग्जैक्टली अपने रूप में बिना किसी मॉडिफिकेशन के अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कौन से होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वो होते हैं जिसमें फोर्स तो लगता है लेकिन फोर्स का टाइप थोड़ा सा जो है बदल जाता है। मतलब कुछ डिफरेंट, कुछ सूडो टाइप के एक्सेलरेशन भी लगते हैं, सूडो फोर्सेस भी आ जाते हैं, क्योंकि इक्वेशन को हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे हमने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का एक टेबल बना रखा है जिसमें जो है डिफरेंसेज इनके जो है टेबलेटेड फॉर्म में लिखे गए हैं। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या जो है डिफरेंसेस हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। तो पहला जो है क्या होता है कि जो है इनर्शियल फ्रेम होता है ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एट रेस्ट और मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब v कांस्टेंट है, जब v कांस्टेंट तो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, dv/dt होता है। आपको बताया गया है, कई बार हमने बताया है। तो dv/dt क्या हो जाएगा, 0 होगा। मतलब वो उस फ्रेम में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो वो वैसे ही चलता चला जाएगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स लगाया ना जाए। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे साइड में नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कौन से होते हैं, जिसमें एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स होते हैं। या तो लीनियर जा रहा है या फिर किसी उबड़ खाबड़ सड़क से जा रहा है, या फिर आपको हमने एग्जांपल दिया था कि कार है जो किसी रोटेट कर रही है, किसी जो है मोड़ पर रोटेट कर रही है। हमने मेरी गो राउंड का जो है एक एग्जाम्पल भी दिया था। मेरी गो राउंड एक झूला होता है जिसपे बच्चे जो है किनारे बैठे होते हैं किसी भी स्टूल को पकड़ के, या फिर जो है घोड़ा या हाथी बना होता है उसको पकड़ के। तो जब वो अपने सर्किल में जो है घूमता है तो बच्चे को बाहर की तरफ एक फोर्स पता चलता है, लेकिन इक्वेशन तो चल रहा है। ठीक है, मतलब कि झूला तो झूल रहा है बच्चे। ठीक है, तो ऐसे फ्रेम्स को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में रखते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड इनर्शियल फ्रेम में, डू नॉट गो होल्ड्स अनलेस फिक्सियस फोर्स आर इंट्रोड्यूस। मतलब कोई बाहर से छद्म बल जब तक उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा तब तक उस पर न्यूटन का लॉ नहीं अप्लाई किया जा सकता। ठीक है, और टाइप ऑफ मोशन नो एक्सेलरेशन, जैसे स्टेशनरी मोशन या यूनिफॉर्म मोशन। और ये क्या है दूसरा, नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है, पॉइंट टू वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो रही है। ठीक है, और फोर्स इन्वॉल्व ओनली रियल फोर्सेस। और नॉन इनर्शियल में क्या होते हैं, कुछ इमेजिनरी फोर्सेज या सूडो फोर्सेज, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं और सेंट्रीपीटल फोर्स भी बोलते हैं। 2-3 तरीके के जो है सूडो फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, ये कुछ और एग्जाम्पल है कि पर्सन एग्जाम्पल है, जैसे पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जैसे जो है मैं शांति से खड़ा हूं तो ये इनर्शियल फ्रेम में है हूं। ठीक है, ए पर्सन इनसाइड ए टर्निंग कार, टर्निंग कार मतलब कार जब किसी जो है मतलब कि मोड़ पर जब हम अचानक से उसको मोड़ देते हैं तो अंदर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर दूसरे साइड में एक बल लगता है और वो विंडो की तरफ झुक जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कई सारे हैं। ठीक है, दूसरा मेरी गो राउंड का झूला, जिसको हमने बहुत डिटेल में जो अपने लेक्चर्स में स्टडी किया था। फिक्सियस फोर्सेस नॉन इनर्शियल में नहीं लगता है, कोई जरूरत नहीं है। और इसमें जरूरत है क्योंकि हमें फोर्स निकालना है, और फोर्स निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन को जो है स्टडी करना होता है, इक्वेशन के इक्विलिब्रियम को स्टडी करना होता है।
तो उसमें कौन कौन से एक्सेलरेशन लगते हैं ये हमें जानना होता है। इसलिए नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड कुछ सूडो फोर्सेस की जरूरत होती है। ठीक है, फिर इजी ऑफ एनालिसिस, ठीक है, सिंपलर है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अर्थ कंसिडरेशन, यस, अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फॉर मेनी पर्पज। अर्थ को अब देखो, अर्थ क्या करता है, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमता है। ठीक है, तो उसी के साथ हम भी इस समय घूम रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है स्पैन है, एरिया है। ठीक है, और उसी के साथ हम स्लोली घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसको बहुत सारे पर्पज में अर्थ को जो है क्या ले लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम ले लेते हैं। ठीक है, और अर्थ को स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ड्यू टू इट्स रोटेशन। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अर्थ क्या है, अर्थ को नॉन इनर्शियल फ्रेम लेते हैं क्योंकि वो रोटेट करता है स्ट्रिक्टली, जब इनकी बात आती है तब। लेकिन कहां कहां नॉन इनर्शियल फ्रेम अर्थ के मोशन को लेते हैं ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, देखो आज हम मॉड्यूल नहीं पढ़ा रहे हैं, पहली बात तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमने तैयार कर रखा है सारे यूनिट्स के जो है इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स, ये आपका क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लेना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो कितने तरीके के फ्रेम्स होते हैं पहले ये बताओ। फ्रेम दो तरीके के होते हैं, एक्स वाई जेड, इनका जो है एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस, और दूसरा जो है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, दो। एक अगर रेस्ट में है तो इसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, यहां से जो ऑब्जर्व करेंगे वो जो है प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है। और दूसरा फ्रेम अगर ये रेस्ट पे नहीं है, कुछ वेलोसिटी v से घूम रहा है या v कंटिन्यूअसली v टू v डैश हो रही है, v डबल डैश हो रही है, मतलब जो भी है थोड़ा बदल रहा है, तो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। ठीक है, तो दो तरीके के हम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस बेसिकली लेते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जो पहला पिक्चर है, इस पिक्चर की बात करूं मैं, तो इसमें जेड एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है फ्रेम। इसके एक्सिस भी हैं एक्स वाई और जेड, जो जेड एक्सिस के अराउंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, और अगर यहां पे आप पार्टिकल को रखे हुए हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, और आर डिस्टेंस, सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो वो पार्टिकल भी रोटेट करेगा। ठीक है, जब पार्टिकल रोटेट करेगा उसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उस पर क्या लगेगा, एक लीनियर वेलोसिटी v काम करेगा। v किधर काम करेगा, v जो हम सर्किल को जो है बता रहे हैं रोटेशन के दौरान, उसके टेंजेंशियल पे काम करेगा। मतलब अगर पार्टिकल यहां पे है, इस पॉइंट पे है, यहां पे अगर पार्टिकल है आपका, तो डिस्टेंस तो अगर पार्टिकल आपका इस पॉइंट पे है, तो डिस्टेंस तो ये हो जाएगा r, ये r वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिस्क रोटेट कर रहा है और पार्टिकल भी यहां पे है, तो एक टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v काम करता है, जिसकी वैल्यू होती है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब v किसके परपेंडिकुलर है, ओमेगा, और r जो रेडियल डिस्टेंस है या पोजीशन वेक्टर है, उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v काम करता है। ठीक, अब इनको लेके हमें जो है एक इक्वेशन डिराइव करना है। ठीक है, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स। ठीक, अब पार्टिकल पर कितने तरीके के फोर्स काम कर रहे हैं, पहला तो लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, पार्टिकल जब रोटेट करेगा सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और उसी तरीके से बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, अब इनसे हम देखते हैं कि कौन कौन से फोर्स डिराइव हो रहे हैं। चलिए,
ठीक, तो उससे पहले एक यूजफुल जो है रिलेशन देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर। पहले तो v इज ए वेक्टर, v वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो किसी भी वेक्टर के लिए अगर वो किसी फ्रेम में रोटेट कर रहा है तो इनर्शियल फ्रेम से जो वेक्टर का टाइम चेंज होगा, मतलब dA ओवर dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर इन इनर्शियल फ्रेम, वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगा। तो आप जब डिराइव करिएगा तो इसको भी ले लीजिएगा, ये वाला पेज भी ले लीजिएगा। अब इन दोनों से अगर हम ए को हटा लें, एक ऑपरेटर ले लें, वेक्टर ऑपरेटर ले लें, ए की जगह पे वी को भी हम रख सकते हैं और ए को भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा यहां से डी ओवर डी टी, किसमें? इनर्शियल, बराबर डी ओवर डी टी इन रोटेटिंग फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस कुछ भी। ठीक है, तो ये एक हमारे पास आइडेंटिटी आ गई जिसपे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अप्लाई करके इनर्शियल फ्रेम से उनकी वैल्यू क्या होगी वो पता कर लेंगे। ठीक है, तो वी आई क्या हो जाएगा? वी आई बराबर, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस करोगे तो वी आई मिलेगा हमें। तो वी आई मतलब वेलोसिटी इनर्शियल फ्रेम में उसी पार्टिकल की जो पहले इसके पहले के पहले स्लाइड में मैंने दिखाया था, बराबर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है जो है समय के साथ। और डी आर ओवर डी टी बराबर क्या होता है? यहां से लिख देते हैं, डी आर ओवर डी टी ये किसके बराबर होता है? ये कुछ वेलोसिटी दिखाता है। अब इसका चेंज इनर्शियल में देखोगे तो इनर्शियल फ्रेम की इसके थ्रू वेलोसिटी निकल जाएगी, नॉन इनर्शियल में देखेंगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में दिख जाएगी। तो वी आई बराबर वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये किसमें है? इनर्शियल फ्रेम में है। देखिए डेरिवेशन कर रखा है। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है और आर पोजीशन ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम है। ठीक, अब इसको अगर डबल डिफरेंशिएट कर दें या वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा फोर्स मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें फोर्स ही निकालना है। तो फिर से देखो, इसको आपने जो है डबल डेरिवेटिव कर दिया, मतलब डी ओवर डी टी ऑफ वी कर दिया आपने, डी ओवर डी टी ऑफ वी कर दिया, वी आई तो क्या वैल्यू हो जाएगी? डी ओवर डी टी ऑफ दिस बराबर कितना होता है? प्लस ओमेगा क्रॉस का होल स्क्वायर वैसे लिखना नहीं चाहिए लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है तो लिख देना तुम भी, वैसे मत लिखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन? d2r over dt square in rotational frame plus 2 omega cross dr over dt in rotational frame plus omega cross of omega cross r। ये वेक्टर है। ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेशन आ गया एक्सेलरेशन का। मतलब ये क्या हो गया? ai एक्सेलरेशन इन इनर्शियल फ्रेम, और ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया? ये एक्सेलरेशन इन रोटेशनल फ्रेम हो गया। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रोटेशनल फ्रेम में कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ए आर को निकालने के लिए हम यहां से m इंटू डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर कर दिए और एफ आई जो इनर्शियल फ्रेम में मास से एफ आई की वैल्यू है माइनस 2m ओमेगा क्रॉस दिस माइनस m ओमेगा क्रॉस ऑफ ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो ये चीजें आ गई, आपने डिराइव कर लिया। और ये क्या दिखाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे? ये एफ आर की वैल्यू, मतलब रोटेशनल फ्रेम में उस पार्टिकल पर कौन सा फोर्स लग रहा है। तो देखो कितने फोर्स लग रहे हैं। एफ आई पहले इनर्शियल से जो हमने ऑब्जर्व किया है उसमें से
इन दो फोर्सेस को घटाने पर फोर्स निकल रहा है। अब इस फोर्स को, ये जो पहला वाला है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2m ओमेगा क्रॉस और dr/dt ऑफ r क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, vr हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2m, माइनस साइन यहां पे है, ओमेगा क्रॉस vr, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। यही है आपका कोरियोलिस फोर्स, ठीक। अब इनको भी एक अलग ब्रैकेट में लिख के, ये क्या है, ये जो फोर्स लग रहा है m ओमेगा क्रॉस ऑफ ओमेगा क्रॉस r, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपके जो है बुक में सेंट्रीपिटल लिखा हुआ है, सेंट्रीपिटल बेसिकली सेंटर जो खींचता है उस फोर्स को सेंट्रीपिटल बोलते हैं, लेकिन जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये बेसिकली सेंट्रीपिटल के बराबर ही होता है। तो जब उस डेरिवेशन में यहां तक आपको डेरिवेशन कर देना है और आप 5-7 नंबर पा जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट डेरिवेशन, ठीक है, कि कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेरिवेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हम बात करते हैं कि जब सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस फोर्स हमने निकाल लिया, ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो यहां पे स्पेलिंग कुछ गलत है, सेंट्रीफ्यूगल GAL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक्सप्लेन इट, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होता रहता है, आप लोग बुद्धिमान हैं, खुद समझ जाएंगे, ठीक। तो अब चलो अर्थ पे बात करते हैं। अर्थ एक गोल सा बॉडी है, मतलब गोल नहीं है, अंडाकार है, लेकिन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, ये आप सभी जानते हैं। और लेकिन एक्सिस भी उसकी ना 23.5 अंश से झुकी हुई है, ठीक। ये हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। तो ये है अर्थ, जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है, ठीक। अब देखो यहां पे जो पॉइंट लग रहा है, ये पॉइंट, यहां पे हमारा पार्टिकल है, ठीक। पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस क्या है, r है, पोजीशन वेक्टर r है, ठीक। अब पार्टिकल रोटेट कर रहा है, जब पार्टिकल रोटेट कर रहा है अर्थ के साथ ही रोटेट करेगा, तो पार्टिकल जैसे जैसे रोटेट करेगा वो एक सर्किल बनाएगा, इसी सर्किल पे तो रोटेट करेगा, ठीक है। अब इस सर्किल के टेंजेंट पे, नॉर्मल डायरेक्शन में टेंजेंट पे, ठीक है, ओमेगा क्रॉस r एक लीनियर वेलोसिटी काम करेगी। ओमेगा क्रॉस r क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ये आप जानते हैं, ठीक। पार्टिकल यहां पे है, ये लीनियर वेलोसिटी है, और दूसरा फोर्स कौन सा था हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू m ओमेगा क्रॉस ऑफ ओमेगा क्रॉस r है। अब देखो इसके टेंजेंट पे तो पार्टिकल है, इस सर्किल के, डॉटेड सर्किल के टेंजेंट पे लीनियर वेलोसिटी काम कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, यहां पे डिस्टेंस इसका r है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा क्रॉस r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इनका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्ट, ये इनका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, मतलब अर्थ से बाहर की तरफ, अर्थ से बाहर की तरफ नहीं, बेसिकली गोला अगर है, सपोज करो ये गोला है और ये इसके अराउंड अगर पार्टिकल घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन कुछ बाहर होगा, ऐसे, ठीक है।
क्योंकि उस पार्टिकल पर बाहर की तरफ धक्का लगेगा कुछ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन, ये जरूर बना दीजिएगा। ठीक, जब डायरेक्शन बना दिया आपने तो इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। जो है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा है mv²/r, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा क्रॉस ऑफ ओमेगा क्रॉस r होता है। ठीक है, और हमें मालूम है लीनियर वेलोसिटी v बराबर ओमेगा क्रॉस r, r ओमेगा r होता है। तो इनकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? mv²/r हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगी। तो mv²r और m ओमेगा स्क्वायर r बराबर, तो ओमेगा क्रॉस r की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा r साइन थीटा। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रोटेशन एक्सिस और पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है। और साइन थीटा क्या दिखाता है? ओमेगा का, ओमेगा क्रॉस r है ना, ये ओमेगा का पोजीशन की तरफ जो है प्रोजेक्शन दिखाता है, जो है साइन थीटा। तो ओमेगा r साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो फिर छोटे छोटे जो है इसके जो है डिस्कशन है, जिनको हमने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर रखा है और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स हुआ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक जो है सूडो फोर्स है, ऐसे लिखना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है जो किसी भी रोटेटिंग बॉडी पर बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, और जिसकी वैल्यू m ओमेगा क्रॉस ऑफ ओमेगा क्रॉस r होती है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में लिखिएगा, लिखने की कोशिश इंग्लिश में, समझने की कोशिश हिंदी में। ठीक है, क्योंकि मदर टंग में ही समझ में चीजें अच्छे से आती हैं। और ये एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा कि कार है कोई जो बेंड हो रहा है किसी जो है मोड़ पे, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उस पर लगता है। ठीक है, तो टोटल इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा इस अर्थ वाले केस में? एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, देखो बना देते हैं, दिखा देते हैं एक बार, ये है। तो एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक, प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब सेंटर की तरफ mg, जैसे मैं अभी यहां पर हूं लेकिन एक सेंटर की तरफ एक फोर्स खींच रहा है ग्रेविटी का, mg हमेशा सेंटर की तरफ ही रहता है, ये हमेशा याद रखना। मेरे ऊपर जो mg भार लग रहा है वो सेंटर की तरफ उसका डायरेक्शन है, अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, रो डायरेक्शन है, रो का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है। तो सेंट्रीफ्यूगल टर्न इज जीरो एट द पोल। क्यों? क्योंकि पोल पर क्या हो जाता है, r और ओमेगा के बीच का एंगल जीरो होता है, और साइन की वैल्यू क्या होती है? जीरो, जीरो होती है एट जीरो। और एट द इक्वेटर ओमेगा स्क्वायर r बराबर 0.34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वैल्यू को याद करके लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब चलते हैं कोरियोलिस फोर्स की तरफ। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स हमने क्या बताया? कोरियोलिस फोर्स हमने बताया -2m ओमेगा क्रॉस v, वेक्टर है तो ऊपर एक एरो लगा दीजिएगा, माइनस ओमेगा क्रॉस v होता है। अब देखो ओमेगा और v के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। v कौन सा है? देखो यहां से देखते हैं, फिर से पिक्चर पे आते हैं, पिक्चर को समझिए ध्यान से। ओमेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। v लीनियर वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू ये है, v यहां पे लिख देते हैं v इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, मतलब ओमेगा का प्रोजेक्शन v एक्सिस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको लेक्चर नंबर 1 जब हमने शुरू किया था तब उसका रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा, बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया था। ओमेगा का v एक्सिस पर, v पर जो है प्रोजेक्शन है ये फोर्स, ओमेगा क्रॉस v, ओमेगा v साइन थीटा। ठीक है, और v की वैल्यू ओमेगा क्रॉस r है। ठीक, तो क्या हुआ,
जो है इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब v और ओमेगा एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, पहली चीज। और v और ओमेगा जब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, एक ही एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग भी अगर लीनियर वेलोसिटी काम करने लगेगी तो जीरो लगेगा, मतलब पोल पर जीरो, इक्वेटर पर मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपका कोरियालिस फोर्स का डेफिनेशन हो गया। ठीक, इफ द वेलोसिटी इज जीरो द कोरियालिस एक्सेलरेशन इज जीरो। बहुत बढ़िया बात है, ओमेगा क्रॉस वी है, वी की वैल्यू जीरो होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर वेलोसिटी पैरेलल है रोटेशन एक्सिस पे तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो कोरियालिस एक्सेलरेशन इज जीरो। क्योंकि पैरेलल हो गया तब भी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी इज स्ट्रेट या परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द एक्सिस, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन ये कोरियोलिस फोर्स के डेफिनेशन और जो है इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अलावा कुछ चीजें हैं कि इसका इफेक्ट क्या है आपके वेदर सिस्टम पे। तो व्हाट इज द, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स, चलो प्रोवाइड इट्स इफेक्ट ऑन वेदर सिस्टम। ठीक, तो कोरियोलिस फोर्स इज एन अपरेंट, एक अपरेंट फोर्स है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अर्थ रोटेशन, जो अर्थ के रोटेशन से पता चलता है। ठीक है, इवन दो इट्स नॉट रियल फोर्स लाइक ग्रेविटी और फ्रिक्शन, इट अपीयर्स टू एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हेन व्यूड फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब रोटेटिंग फ्रेम से ही बैठ के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको कोरियोलिस फोर्स की कंप्लीट लिख देनी है। ठीक है, जैसे मेरी गो राउंड का जो है एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। ठीक, अब इसका जो है इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, पहला जो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ऑब्जेक्ट पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, इसको हमने बनाया था एक बार, तो पिक्चर फिर से आप लोग बना लीजिएगा, ये आपका इक्वेटर है। तो कोरियोलिस फोर्स जो ओमेगा क्रॉस, कोरियोलिस एक्सेलरेशन जो ओमेगा क्रॉस वी है, वो किसी भी बॉडी पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ जाएगा। अगर बॉडी ऐसे जा रही है तो राइट की तरफ जा रही है। जैसे मान लो कोई नदी है, दूसरे डायरेक्ट कुछ रेड से बना देते हैं, ये अगर नदी है यू बह रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो कोरियोलिस फोर्स उसको राइट की तरफ जो है फोर्स लगाते लगाते इसका जो राइट बैंक होगा वो बहुत ज्यादा स्टीप हो जाएगा, मतलब स्टीपनेस ऐसे आ जाएगी, नदी में राइट बैंक होने लगेगा। ठीक, उसी तरीके से कोरियोलिस फोर्स साउदर्न हेमिस्फीयर में, अगर बॉडी साउदर्न हेमिस्फीयर में जा रही है तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, लेफ्ट मतलब यू फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हमेशा साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट बैंक बनता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट बैंक बनता है। कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट द इक्वेटर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल। बहुत बढ़िया बात है, पोल पर कोरियोलिस फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा और जो है इक्वेटर पर जीरो। इक्वेटर पर क्यों, क्योंकि जो है इनके बीच का एंगल जो है क्या हो जाएगा, V और R के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इफेक्ट ऑन ग्लोबल विंड पैटर्न बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, पहला ट्रेड विंड्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, तो जो इक्वेटर से ये जो एंगल दिया हुआ उन पर जो हवा है वो जो है गर्म होकर पहले ऊपर उठेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर उठ रही है, फिर जब ऊपर से एयर जो है विंड मतलब कि ठंडी होकर जब नीचे आने लगेगी तो उस पर राइट की तरफ आपको जो है फोर्स मिलेगा और वो वहां पे जो है राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी और साउथ में जो है लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी तो इनको हम कौन सा बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं, इस एंगल में 0 से 30 डिग्री के बीच में।
और 30 से 60 डिग्री, जब 30 से 60 डिग्री इसमें आते हैं हम, तो उनको वेस्टर्लीज बोलते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो जाता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, ठीक। उसी तरीके से पोल पर जो है डिफ्रैक्शन वेस्टवार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है कोरियोलिस फोर्स के एप्लीकेशन है, इनको वन बाय वन ऐसे ही आपको लिखना है जैसे दिया गया है। इफेक्ट ऑन साइक्लोन एंड वेदर सिस्टम, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे नहीं लग रहा है, सॉरी इक्वेटर पे नहीं लग रहा है, हाँ ठीक है, और नॉर्थ पोल और पोल्स की तरफ मैक्सिमम होता है कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम साइक्लोन जो फॉर्मेशन होता है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से पोल्स की तरफ जाते होता है और इक्वेटर पे कम होता है, इनका ये डिटेल है, ठीक है। उसी तरीके से हाई प्रेशर सिस्टम में एंटी साइक्लोन बनते हैं, जो एयर मतलब कि एक स्पाइरल के रूप में जो है आपको मिलता है, जो कोरियोलिस फोर्स का ही इफेक्ट होता है। इनके सारे डिटेल्स हम लोगों ने कर लिए हैं, और ये लिखने के लिए एग्जामिनेशन में क्या क्या आप लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से ओशियन करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ओशियन करंट्स पे लार्ज सिस्टम सर्कुलेट्स ओशियन करंट्स। इसी तरीके से जब जो है मतलब कि ओशियन पर भी, जब ओशियन भी तो बॉडी है एक जो अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रही है, ठीक है, तो सेम कोरियोलिस फोर्स ओशियन पर भी जो है लगता है और उसको वो डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो जिसको ओशियन गायर्स बोलते हैं, मतलब लार्ज सिस्टम ऑफ सर्कुलर ओशियन करंट। जब ओशियन घूम रहा है तो उसको ओशियन करंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक इज डिफ्लेक्टेड ईस्टवर्ड टुवर्ड्स यूरोप। दिस मूवमेंट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट वार्म एंड कोल्ड वाटर अराउंड द ग्लोब। तो इस मूवमेंट की तरफ से ठंडी और गर्म हवाएं पूरे ग्लोब पर जो है कैसे जो है फैलती हैं, ये कोरियोलिस फोर्स का भी एक इफेक्ट है। तो इतनी चीजें आपको कोरियोलिस में लिखनी है, ठीक। अब चलते हैं कि कुछ वेव्स एंड ऑसिलेशन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इन लेक्चर्स में बहुत सारा डिटेल तो हम बता नहीं सकते, ठीक है, और लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन फिर से कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। देखो इनका हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे, इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हम डाल देंगे, दिखा देंगे आपको कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कोई भी एक बॉडी है जो अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द एक पर्टिकुलर समय में जो है मतलब कि रिपीट करती है अपना मोशन, तो उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम का एग्जांपल, पेंडुलम का क्या है, इसको उठा के यहां से x डिस्टेंस पे जो है इस पॉइंट पे रख दीजिए, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स माइनस kx इस पे काम करता है, जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा, ठीक। अब यहाँ पे बॉडी फिर से जब पहुंच गई तो फिर दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, तो यहां तक पहुंचेगी, फिर इस पर माइनस kx एक काम करेगा जो इसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन इनका जो आवर्त गति है वो कांस्टेंट होगी और उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगा ma बराबर माइनस kx, ठीक। ए को हम क्या लिख सकते हैं, d2y ओवर dt स्क्वायर बराबर माइनस kx, ठीक है। एम d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस kx बराबर 0, d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस k बाई m बराबर 0। k बाई m को हम ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं हमेशा, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है ओमेगा, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया सरल आवर्त गति का, यहां तक जहां ओमेगा बराबर अंडर रूट k बाई m है, ठीक। अब इसका सोल्यूशन कैसे, देखो ये d2x है बेटा, यहां पे ना ये d2x x डायरेक्शन में हमने मोशन किया, d2x d2x d2x, एक साधारण इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सोल्यूशन x बराबर a e टू द पावर माइनस i ओमेगा t प्लस e टू द पावर b प्लस
बीटा ई टू द पावर आई ओमेगा टी। ठीक है, ई टू द पावर आई थीटा की वैल्यू हमेशा याद रखना, आयलर्स रिलेशन होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है कहीं भी। ठीक है, अब इनको जो है सोल्यूशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे आप, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा x बराबर a cos थीटा प्लस ओमेगा टी। ठीक है, यही है सरल आवर्त गति में या सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुई बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का जो है रिलेशन, यही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक, अब जब पोजीशन मिल गई हमें और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर केवल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन पूछेगा तो यहीं तक सॉल्व करके रख दीजिएगा और ये लिख दीजिएगा कि ओमेगा अंडर रूट के बाई एम के बराबर होती है। ठीक है, सॉल्यूशन पूछेगा तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा और पोजीशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x बराबर a cos थीटा प्लस ओमेगा टी। ठीक, जहां थीटा आपका क्या है, एंगुलर एंगल है। ठीक, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। बेसिकली थीटा फेज होता है, कि फेज क्या होता है, फेज किसी पॉइंट पर उस वस्तु उस बॉडी का पोजीशन और एंगल बताता है। सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है ऑसिलेशन करती हुई बॉडी का फेज एंगल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थीटा फेज है, थीटा फेज लिख देते हैं यहाँ पे, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और टी कितने समय में। ठीक, तो ये एक डेरिवेशन आपने पोजीशन का कर लिया। जब पोजीशन का डेरिवेशन हो गया तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन बनाया है गया है कि इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिलेशन, देन आंसर द फॉलोइंग। यही आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आता है ऐसे। फर्स्ट, सो दैट above इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे पास क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0 और अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पे देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या है, d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, यही प्रूव करना है। ठीक, सेकंड, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टोटल एनर्जी, प्लॉट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं पहला से। हमारे पास देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि d2x ओवर dt स्क्वायर निकालिएगा ओवर dt स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर x निकालोगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, x की वैल्यू ये दी हुई है तो dx ओवर dt कर दोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। ये आपका वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। क्यों, d ओवर dt करोगे साइन का कॉस हो जाएगा ओमेगा t प्लस थीटा, और a के साथ ओमेगा टर्म बाहर आ जाएगा तो a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। जब वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv ओवर dt कर दोगे तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है, a बराबर ओमेगा स्क्वायर x, पीछे के इक्वेशन से। ठीक है, मतलब a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, a इज प्रोपोर्शनल टू, यहां से देखो a बराबर माइनस a
ओमेगा स्क्वायर साइन समथिंग, साइन समथिंग, और x बराबर क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यही था। ठीक है, तो ए ओमेगा साइन थीटा, ठीक है, तो बराबर क्या हो गया, माइनस ए एक्स, माइनस ओमेगा एक्स, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डिराइव किया गया है, ये वाई वाई प्रिंट हो गया है हर जगह, इसको एक्स कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा होती है, सिंपल निकाल लेंगे आप। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू बराबर 1 बाई टी होता है, तो ओमेगा बटे टी पाई, सॉरी ओमेगा बटे 2 पाई होता है। ठीक, पोटेंशियल क्या होता है, हमने इस बॉडी को एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, एक्स, और माइनस के एक्स फोर्स उसको नीचे ला रहा है, माइनस के एक्स। ठीक है, तो माइनस के एक्स को जो dx से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी, मिल जाएगी, और वही स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी u बराबर 0 टू x एफ डी एक्स, एफ की वैल्यू माइनस के एक्स है, उस पर रीस्टोरिंग फोर्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू ये लिखोगे तो इस टर्म में भी निकल आएगा, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी हो गया। टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी आपने कैलकुलेट किया है ये वैल्यू, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी निकल जाएगी, और टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। ये सीधा सीधा जो है एडिशन है, हाफ के ए स्क्वायर को बाहर ले लेना और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। सो टोटल एनर्जी के की वैल्यू क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वायर, यही तो माना था हमने, ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर, यहां से के को रिप्लेस कर दो, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे 2, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेरिवेशन कर लेना। फिर डिस्प्लेसमेंट को हम जो है प्लॉट कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का प्लॉट आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का प्लॉट ये आपके लिए दिया गया है, जिसको ऑलरेडी हमने जो है डिस्प्लेसमेंट में पहले 0 पे करना तो वैल्यू ये आएगी, फिर 90 पे करना, फिर पाई पे करना, और उसके बाद फिर एक साइनोसॉइडल वेव जो है साइन की जो है आपको जनरेट हो जाएगी। ठीक, फिर वेलोसिटी क्या था हमारा, कॉस के टर्म में आ गया था कि dx ओवर dt था, तो 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, कॉस की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर यहां पाई तक 2 पाई 3 पाई सारी वैल्यू पे जब आप प्लॉट कर देंगे तो जो है आपको एक और साइनोसॉइडल वेव मिल जाएगा। एक्सेलरेशन फिर वेलोसिटी का जो है अपोजिट, 0 पे जो है 0, क्योंकि एक्सेलरेशन साइन टर्म लिया था। ठीक है, फिर 90 डिग्री, फिर पाई पे क्या वैल्यू होगी आप जो है कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो है प्लॉट। ठीक है, अब उसके बाद टोटल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को आप इस तरीके से, पोटेंशियल एनर्जी एक्स डिस्टेंस पे मैक्सिमम है, उस समय काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, जैसे जैसे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे आता चला जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी घटती चली जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी जब, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम की तरफ आएगी। देखो पोटेंशियल 0 पे आया तो काइनेटिक मैक्सिमम, फिर दूसरे साइड में आपकी पोटेंशियल एनर्जी फिर इंक्रीज करती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम की तरफ आती चली जाएगी। तो ये हो गया आपका जो है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट, कैसे एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं मोशन के साथ। ठीक है, फिर इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि
हो भी चुके होंगे, हो सकता हो। ठीक है, तो इनमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अभी हमने प्रूफ किया था अल्फा या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यही कैलकुलेट करना है। तो और एक्सेलरेशन क्या है आपका, एक्सेलरेशन d2x ओवर dt स्क्वायर है। ठीक है, तो d2x ओवर dt स्क्वायर कैलकुलेट करिएगा और ये आपका कौन सा इक्वेशन, सारे के लिए आपको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां देखो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। ठीक, फिर पहले इक्वेशन के लिए, दूसरे इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो दूसरा इक्वेशन नहीं कर रहा है, कहीं भी प्रोपोर्शनल नहीं है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तीसरा इक्वेशन, तीसरे इक्वेशन में कहां पे है, ये भी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को। सोल्यूशन दिया गया है, आप इसको अपने हाथ से भी कर लेना, हाथ से नहीं करोगे तो एग्जामिनेशन में करने में दिक्कत होगी। ठीक है, और x बराबर a log ओमेगा टी, तो चौथा इक्वेशन था, उसमें क्या है d2x ओवर dt स्क्वायर, ये भी इसके प्रोपोर्शनल नहीं है। तो केवल पहला और तीसरा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखा रहा है। ठीक, अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये पूरा डिटेल में, ये मैंने लेक्चर में भी ये क्वेश्चन कराया था, इसको आप अपने मन से पूरा जो है सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा, तो यहां से हम बता देते हैं a की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में, a बराबर 4। भाई a यही है ना, जब कंपेयर करोगे इन दोनों इक्वेशन को तो a बराबर 4 निकल के आएगा, और ओमेगा की वैल्यू 1.33 आ जाएगी। ठीक है, और थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा जो फेस था उसकी वैल्यू पाई बाई 5 आ जाएगी। ठीक, तो ओमेगा बराबर 2 पाई f, तो f की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा बाई 2 पाई से। ठीक, वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी माइनस दिस, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया आपका। उसी तरीके से एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए दिस, तो सारी वैल्यू रखोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k बाई एम है, तो कांस्टेंट जो पूछा हुआ है कि k की वैल्यू क्या है, ओमेगा में m की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट की वैल्यू, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसके बाद आपका एलसी ऑसिलेशन है। ठीक है, तो एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, करंट ये जा रही है, इंडक्टर के थ्रू आ रही है, इंडक्टर का कैसे एनर्जी स्टोर होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, आई स्क्वायर, आई क्या होता है आपकी डी क्यू ओवर डी टी, आई बराबर डी क्यू बटे डी टी। ठीक, तो यहां से आप जो है एक इक्वेशन बना लेना। ठीक है, और उसी तरीके से जो चार्ज स्टोर हो रहा है इसमें, वो क्या होता है, हाफ सीवी स्क्वायर होता है, सीवी स्क्वायर होता है। ठीक है, v की वैल्यू q बाई सी के टर्म में लिख लेना। ठीक है, तो दो इक्वेशन आपको आ जाएंगे, ये काइनेटिक एनर्जी की ओर दिखाएगा और ये पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये स्टोर्ड एनर्जी है। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर कंडेंसर जिसको भी बोलते हैं हम, पंखे में भी लगा होता है, घर में आप जो देखेंगे कंडेंसर को निकालो, दोनों उसके वायर को टच करो तो चट चट आवाज आएगी। ठीक है, मतलब चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, एनर्जी जो है डिस्चार्ज हो रही है। तो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी, और स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इंडक्टर के थ्रू जो एनर्जी आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे, वोल्टेज लॉ लगाएंगे, तो Q बाई सी प्लस एल डी आई ओवर डी टी बराबर 0 के बराबर आ जाएगा। और ये आपका जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इंडक्टर सर्किट आ जाएगा। ये पूछा जा सकता है, इसको कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेट इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो ये पूरा का पूरा आपको तैयार करना है। ठीक है, अब अगला सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद हमारे पास क्या था, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन था। ठीक है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है,
कि जब देखो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है जिसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उस पर केवल रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर हमारा वो पेंडुलम किसी ऐसे मीडियम में रहे जहां कोई और भी बाहर का फोर्स उस पर काम कर रहा हो, तो क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी होगा वो घटता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जो है, ऐसे फोर्स को हम डैम्प्ड फोर्स कहते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है। और उस डैम्प्ड फोर्स की वजह से जो ऑसिलेशन लगता है उसे डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, और उसमें वेलोसिटी हमेशा घटती रहती है। तो जो फोर्स होता है डैम्प्ड फोर्स, वो माइनस v के बराबर होता है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और एफ डैम्प्ड बराबर माइनस bv, जो b है वो डैम्पिंग कांस्टेंट है। ठीक, तो टोटल जो फोर्स लगेगा उस बॉडी पर वो कौन सा लगेगा, एफ नेट, एफ रीस्टोरिंग प्लस एफ डैम्प्ड। और रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा होता है, माइनस के एक्स के बराबर होता है, और डैम्प्ड वाला फोर्स कौन सा है, माइनस बीवी के बराबर होता है। ठीक है, अब इनका इक्वेशन लिखिए और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा d2x। देखो ये सब d2x है ना, ये ऊपर d2 है बेसिकली। इसको मैं एक ऐसे लिख देता हूं यहां पे आप लोगों के लिए, d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस b बाई एम dx ओवर dt प्लस k बाई एम इंटू एक्स बराबर 0। तो ये इक्वेशन है ये। ठीक है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन है, यही डिराइव करना है। डैम्पिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन ऑफ ऑसिलेटरी बॉडी। मतलब जो ऑसिलेशन यूं हो रहा है, डैम्पिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसका विरोध करेगा हमेशा उस ऑसिलेशन का, और जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करने लगेगी। मतलब डैम्पिंग फोर्स केवल वेलोसिटी ही डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो एफ डैम्पिंग बराबर माइनस वी, ये फिर से रिपीटेड स्लाइड है। अब बी बाई एम की वैल्यू 2 बीटा, बी बटे एम को 2 बीटा लिख दो, ये पुट करना है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और के बाई एम को, के बाई एम बराबर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसको मान लेते हैं। और बी बटे 2 एम को 2 बीटा है, तो बीटा क्या होता है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट होता है, हमेशा याद रखिए, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया आपको। अब इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सोल्यूशन कुछ x बराबर a e टू दी पावर at अल्फा टी मान के हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, और हमारा जो है अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज द जनरल सोल्यूशन। इसको मैं फिर से यहां पे लिखता हूं आपके लिए, अल्फा बराबर माइनस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अल्फा पर अल्फा क्या लग रहा है, ये जो कांस्टेंट है वही पोजीशन को दिखाएगा, डैम्प ऑसिलेशन करती हुई बॉडी के पोजीशन को, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या पोजीशन है। लेकिन इसमें देखो स्क्वायर रूट में बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है। अगर बीटा की वैल्यू ओमेगा नॉट से ज्यादा है, मतलब जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू ओमेगा नॉट से ज्यादा है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो और ये माइनस है। ठीक, दूसरा, अगर ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू बीटा से ज्यादा होगी, तो क्या होगा, ये इसमें अंडर रूट में माइनस टर्म कुछ आ जाएगा, और माइनस टर्म आ जाएगा तो e टू द पावर माइनस आई जैसा कुछ आ जाएगा। जब माइनस आई जैसा आ जाएगा तो ऑसिलेटरी हो जाएगा, लेकिन बीटा की वजह से जो है ऑसिलेशन कम होता चला जाएगा। और तीसरी कंडीशन आएगी, बीटा की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर हो जाए, मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म 0 के बराबर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू सीधे माइनस बीटा आ जाएगी, सिर्फ माइनस बीटा आ जाएगी। जब माइनस बीटा आ जाएगी तो सीधा जो है उसका एम्पलीट्यूड
डिक्रीज कर जाएगा एक्सपोनेंशियल। तो तीनों कंडीशन को देख लेते हैं क्या है। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, केस 1, बीटा की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, अंडर डैम्प्ड कंडीशन हो जाएगी, मतलब ऑसिलेटरी हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट में कुछ आई वाला टर्म आ जाएगा, ठीक। केस 2, बीटा की वैल्यू ओमेगा नॉट से ज्यादा हो जाएगी। जब ओमेगा नॉट से ज्यादा हो जाएगी तो ई टू द पावर माइनस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट समथिंग, ठीक है, तो ओवर डैम्प्ड हो जाएगा, मतलब जो हमारी बॉडी है उस पर जो डैम्पिंग फोर्स है बहुत ज्यादा है, ओवर डैम्पिंग वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और अगर बीटा की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल डैम्पिंग बोलेंगे, और वो भी ये लास्ट के दोनों केसेस नॉन ऑसिलेटरी होंगे क्योंकि इनमें एम्पलीट्यूड डायरेक्ट गिर रहा है, ठीक है। लेकिन अंडर डैम्प्ड कंडीशन में आई आने की वजह से अंडर रूट में जो है ऑसिलेटरी रहेगा, लेकिन जो है ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड समय के साथ साथ घटता चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अंडर डैम्प्ड कंडीशन में क्या होती है। पहली चीज, ओमेगा नॉट की वैल्यू ज्यादा है, जब इफ बीटा स्क्वायर लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो जो अंडर रूट में बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने मान लिया है कि बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट वाले की आई ओमेगा 1 हो जाएगी, मतलब कुछ ऑसिलेशन आ रहा है, ठीक है, वेयर ओमेगा 1 इज रियल क्वांटिटी। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स टी बराबर ई टू द पावर माइनस बीटा टी ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस ए टू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा 1 इंटू टी, ठीक है। अब सेट कर लो, A1 और A2 की वैल्यू हमें निकालनी नहीं है। देखो ये सब कंडीशन पे पूछ सकता है, हमेशा पूछेगा और पूछेगा कुछ ना कुछ। A1 बराबर R बटे ई टू द पावर आई थीटा R बाई 2 और A2 बराबर R बाई 2 ई टू द पावर माइनस आई थीटा। ये मान लिया गया है, मान लिया गया है कि एक सर्किल है जो ऑसिलेट कर रही है, सर्किल, ठीक है। तो हाफ इधर हाफ इधर, तो इसलिए 1/2 कॉन्सेप्ट आ रहा है रेडियस के। तो एक्स टी की वैल्यू आ जा रही है e टू द पावर माइनस बीटा टी इंटू दिस, तो एक्स टी की वैल्यू आर ई टू द पावर माइनस बीटा टी कॉस थीटा प्लस ओमेगा 1 इंटू टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोजीशन का इक्वेशन, कौन से में, इसमें पोजीशन का इक्वेशन हो गया अंडर डैम्पिंग कंडीशन में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बॉडी जो ऑसिलेट कर रही है वो कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करेगी। देखो सब में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड घटता चला जा रहा है, लेकिन ऑसिलेशन परसिस्ट कर रहा है, ऑसिलेशन है, ठीक है। तो ये आपकी जो है तीनों की पोजीशन, पहला अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन है लेकिन एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है। ओवर डैम्प्ड मतलब पहला ऑसिलेशन के बाद सीधा जो है इसका एम्पलीट्यूड घटता हुआ जीरो आ गया, नॉन ऑसिलेटरी, ठीक। अब क्रिटिकली डैम्प्ड, पहले ऑसिलेशन के पीक के बाद ई टू द पावर से उसी एम्पलीट्यूड घट गया ऑसिलेशन का, ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन को भी देख लेते हैं। अब वो जो इक्वेशन हमने निकाला था पोजीशन का, उसके थ्रू जो है आप T1 की वैल्यू निकाल लीजिए, T2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप पाएंगे कि F1 की वैल्यू जो है हमेशा F से कम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर इज लेस देन अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटर, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि ऑसिलेशन हो रहा है, देखो ऑसिलेशन हो रहा है तो मीन लाइफ टाइम कुछ होगा,
जो है, ठीक है। और मीन लाइफ टाइम को हम टाउ से डिफाइन करते हैं और टी की वैल्यू 1/बीटा होती है। बेसिकली वो टाइम इंटरवल होता है, इंटरवल इन विच ऑसिलेशन फॉल्स टू 1/e। ऑसिलेशन कैसे गिर रहा है हमारा, ये ऑसिलेशन है और ये गिर रहा है 1/e से गिर रहा है। तो मीन लाइफ टाइम वो टाइम है जिसमें ऑसिलेशन की वैल्यू 1/e यूनिट घट जा रही है, गिर रही है, ठीक। तो 1/e इंटू ए एम्पलीट्यूड, तो a इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा, तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/बीटा। तो जहां मीन लाइफ टाइम आएगा ये डेरिवेशन छोटा सा करके रख लीजिएगा, ठीक। वेलोसिटी ऑफ अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, अंडर डैम्प्ड में वेलोसिटी पोजीशन हमने निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, ठीक। तो dx/dt कर दोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगी, ठीक है। फिर डिफरेंट कंडीशन हमें लिखना पड़ेगा कि cos थीटा 0 के बराबर है अगर, तो जो मतलब यहां से जो है तो थीटा की वैल्यू π/2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और v0 की वैल्यू -r⍵1 के बराबर होती है, ठीक है। तो जब dx/dt कर देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगी। उसी तरीके से अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ mv² करना पड़ेगा। वेलोसिटी आपने निकाल लिया लास्ट स्लाइड में, तो v² कर दोगे तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, जिसका एक्सप्रेशन इतना लंबा चौड़ा आपके पास आ जाएगा, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ kx² होती है। x की वैल्यू आप ऑलरेडी जो है अंडर डैम्प्ड में कैलकुलेट कर रखे हैं, तो kx² कर दोगे तो हाफ kr², दिस ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई। इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो आपकी ये आएगी, ठीक। लेकिन ये तो इक्वेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ये जो टोटल एनर्जी है ना उसको फिर एवरेज एनर्जी के टर्म में हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज एनर्जी जो टोटल होगी तो जो है वो जब कैलकुलेट करोगे तो कॉस का एवरेज हाफ, साइन का एवरेज हाफ, तो एवरेज एनर्जी हाफ mr²⍵0² e टू द पावर माइनस बीटा टी हो जाएगी। अब हाफ mr²⍵0² को अगर E0 टोटल एनर्जी ऑफ फ्री ऑसिलेशन, मतलब कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं काम कर रहा है, E0 अगर है तो E0 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 बीटा टी से आप टोटल एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरीके से जितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है एक साइकिल क्या है, ये 0 से स्टार्ट हुआ 2π पे कंप्लीट हुआ एक साइकिल। तो ऑसिलेशन के एक साइकिल में जितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है उसको जो है पावर लॉस भी बोलते हैं। तो पीटी कैलकुलेट करो, रेट ऑफ एनर्जी, तो d/dt ऑफ दिस एवरेज एनर्जी, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2 बीटा इंटू ई। ये स्लाइड आप जो है ऐसे हूबहू याद कर लेना, ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है। फिर रिलैक्सेशन टाइम, कि कितना रिलैक्स कर रहा है, टाइम टेकन बाय द डैम्प्ड ऑसिलेशन टू डीके इट्स एनर्जी टू 1/e, ठीक है। तो 1/e ऑफ E0 इनिशियल एनर्जी कितनी थी, E0 थी, तो E0 जब 1/e टाइम्स करोगे तो टाउ की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, जिसकी वैल्यू m/b के बराबर है, ठीक। केस 2 क्या था, ओवरडैम्प्ड में β² की वैल्यू ω0 से ज्यादा थी, तो मतलब β² माइनस ω² जो अंडर रूट वाला टर्म था वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो देखो ये पोजीशन किस तरीके से आ रहा है, e टू द पावर माइनस बीटा थी, मतलब नॉन ऑसिलेटरी शो कर रहा है, और जो है समय के साथ साथ समय जैसे ही जो उसका ऑसिलेशन बढ़ रहा है समय पे उसका एम्पलीट्यूड घटता चला जा रहा है, डायरेक्ट एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ठीक। अब दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक और आता है इसमें, क्वालिटी फैक्टर का, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली किसी भी ऑसिलेटर का ये होता है कि पूरा कंप्लीट साइकिल में एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस पर सेकेंड का रेशियो,
ठीक है, ये जितना अच्छा होगा ऑसिलेटर उतना ही अच्छा होगा, ये जितना बुरा होगा ऑसिलेटर उतना ही बुरा होगा। ठीक है, तो इसको Q से दिखाते हैं, 2 पाई इंटू दिस फॉर्मूला। तो 2 पाई इंटू एवरेज एनर्जी बटे एनर्जी लॉस पर सेकेंड, तो 2 पाई बाई टाउ डिवाइड बाई कैपिटल टी। और 2 पाई बाई कैपिटल टी क्या होता है, टी यहां टाइम पीरियड है, तो ओमेगा होता है, तो Q बराबर ओमेगा इंटू टाउ। तो रिलैक्सेशन टाइम से रिलेशन है आपका जो है क्वालिटी फैक्टर का। ठीक, अब तीसरी कंडीशन कौन सी थी, क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन थी, जिसमें बीटा और ओमेगा को हमने बराबर मान लिया था, मतलब अंडर रूट वाला टर्म 0 के बराबर। तो जो जनरल इक्वेशन जो आ जाएगा सी टी प्लस डी ई टू दी पावर माइनस बीटा टी, मतलब सीधा ये गिर जा रहा है ऑसिलेशन आपका, कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। तो इतनी चीजें, ये डेरिवेशन आप जो है कर लीजिएगा अपने हाथों से। ठीक है, हाथ से नहीं करोगे तो ये डिफ्रेंसिएशन वहां पे नहीं होंगे और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो इस स्लाइड से कम आज के लेक्चर से 2 से 2.5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करिए और गुड लक। लेक्चर 2 में मिलते हैं।